and pranam to all of you. Again, I am coming back to my channel Asit Governmental Guru. Let's compete. Today, I will discuss CCS Conduct Rules 1964. It is part 1, and in this part, I will discuss rules 21 to 25. Already, I have uploaded 8 parts. So, in this part, I will discuss rules 21 to 25, and uh, explanation would be very brief one and lucid one, and also I discussed 10 MCQs, and this part would be useful for different exams. So my friends, please subscribe my channel, share my channel, like my channel, so that you can get notification for my upcoming videos. So if you join my WhatsApp number is 8327782034. If any query is there, you can contact with me and clear your doubt. My Telegram channel link, two Telegram channels, t.me/papi2034 and second Telegram channel, t.me/asit2034. You can join it, and you can get notification for my upcoming videos. So now I am going to start CCS Conduct Rules Part 9, Rule 21 to 25. You see the rule position is important one. Rule 21, it is related to the restriction regarding marriage. So rule 21 subsection 1, you see, rule 21 subsection 1, it is the prohibition of bigamy. Clause 1, a government servant cannot marry someone who already has a living spouse, right? A government servant वो और किसी को मैरिज नहीं कर सकता है जिसका स्पाउस है, जिसका लिविंग स्पाउस है, ठीक है, फर्स्ट वन, क्लॉज 1. सेकेंड में क्या है, ए गवर्नमेंट सर्वेंट हु ऑलरेडी हैज ए लिविंग स्पाउस, जिस गवर्नमेंट सर्वेंट का लिविंग स्पाउस है वो और किसको मैरिज नहीं कर सकता, ठीक है. तो टू सिचुएशंस, जो क्लॉज 1 है कि गवर्नमेंट सर्वेंट और किसको मैरिज नहीं कर सकता जिसका स्पाउस है. सेकंड में द गवर्नमेंट सर्वेंट जिसका स्पाउस है वो और किसको मैरिज नहीं कर सकता, ठीक है. ये जो क्लॉज 1 and 2 वेरी इंपॉर्टेंट वन. सो एसेंशियली यू रिमेंबर, यू कैनॉट बी द सेकंड स्पाउस and you cannot take a second spouse while still legally married, ठीक है. तो फर्स्ट वन रिलेटेड टू द बाइगामी, इट इज प्रोहिबिशन ऑफ बाइगामी, सो इट इज 21 सबसेक्शन 1 बोल रहा है, ठीक है. सबसेक्शन 2 कुछ एक्सेप्शंस है, राइट. एक्सेप्शंस में द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द पावर टू वेव दीज रेस्ट्रिक्शंस बट ओनली बोथ द फॉलोइंग कंडीशंस आर मेट. जो फर्स्ट जो रूल 21 सबसेक्शन 1 में हम देखा कि जो प्रोहिबिशन है बाइगामी का, मगर यहां पर क्या है, कुछ लीगल परमिशन है. टू एक्सेप्शनल केसेस लीगल परमिशन, जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ में सेकेंड मैरिज कर सकते हो. द मैरिज मस्ट बी अलाउड अंडर द पर्सनल लॉज ऑफ बोथ इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व्ड, ओके. तो उसमें प्रॉब्लम नहीं है. इसमें बाइगामी है, प्रोहिबिटेड नहीं है मुस्लिम पर्सनल लॉ में, ठीक है. और एक है जस्टिफिएबल ग्राउंड्स, देयर मस्ट बी अदर ग्राउंड्स, स्पेसिफिक वैलिड रीजंस दैट सैटिस्फाई द गवर्नमेंट दैट द मैरिज शुड बी अलाउड. इसमें क्या है, जैसे सेकेंड जस्ट एक ग्राउंड में बता रहा हूं, जैसे कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है और उसका स्पाउस सपोज चिल्ड्रन नहीं है, वो चाइल्डलेस है. तो दोनों यदि एग्रीड होते हैं, क्योंकि वो चाइल्डलेस है, वो यदि दोनों एग्रीड होते हैं तब वहां पर सेकेंड मैरिज हो सकता है चाइल्ड के लिए. कि एक और एक ग्राउंड में बता रहा हूं, जैसे स्पाउस एक्चुअली सपोज सी इज इन इट मींस मेडिकल कंडीशन इज वेरी क्रिटिकल वन एंड सपोज सफरिंग इन प्रोलॉन्ग डिजीज, ठीक है. तो इस केस में यदि दोनों राजी होते हैं, दोनों एग्रीड होते हैं, क्योंकि इस स्थिति में क्योंकि वो जो स्पाउस है वो तो प्रोलॉन्ग डिजीज में सपोज सफरिंग है, और सपोज कुछ चिल्ड्रन है और वो भी सफर हो रहे हैं, तो इस केस में यदि दोनों एग्रीड होते हैं
बोथ हस्बैंड वाइफ एग्रीड होते हैं, तो उस केस में सेकेंड मैरिज संभव है। तो ये सब ग्राउंड है, जस्टिफाइबल ग्राउंड है। तो ये दोनों एक्सेप्शनल केसेस है। एक है लीगल परमिशन है, जो मैं बताया मुस्लिम पर्सनल लॉ, वो सेकेंड मैरिज को अलाउ करता है, और इस केस में गवर्नमेंट भी परमिशन देता है। और एक जस्टिफाइबल ग्राउंड्स, ठीक है। तो नोट में इवन इफ योर रिलीजियन, तो सेकेंड नोट में क्या है, यदि ये जो जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ में सेकेंड मैरिज अलाउ होता है, और उसमें गवर्नमेंट परमिशन का जरूरत है, ओके, गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना है, राइट। तो ये नोट में है। तो जो 21 सबसेक्शन 2, वो 2 एक्सेप्शनल केसेस है जहां पर सेकेंड मैरिज हो सकता है, ठीक है। चलो थर्ड वन, सपोज ये जो जस्टिफाइबल ग्राउंड्स और एक भी हो सकता है, जैसे कोई सपोज विडो है, ठीक है, और इट मीन्स वो विडो एक्चुअली मैरिज कर सकता है। सपोज विडोर है तो वो सेकेंड मैरिज कर सकता है, वो गवर्नमेंट का परमिशन लेके, कि विडो, सपोज गवर्नमेंट सर्वेंट विडो है, वो भी मैरिज कर सकता है, ठीक है। तो ये सब जस्टिफाइबल ग्राउंड्स, मगर प्रॉपर जस्टिफिकेशन देना है, ठीक है। नेक्स्ट वन, वही रूल 21 सबसेक्शन 3, इट इज रिलेटेड टू द फॉरेन nationalities. If a government servant marries someone who is not an Indian citizen, they must inform the government immediately forthwith. यदि गवर्नमेंट सर्वेंट किसको मैरी कर सकता है और वो गवर्नमेंट इंडियन सिटीजन नहीं है, द गवर्नमेंट सर्वेंट मैरी समवन हु डज नॉट बिलोंग टू इंडियन सिटीजन, मैरिज हो सकता है, मगर मैरिज के बाद जो फोर्थविथ बोला है, दे मस्ट इन्फॉर्म, तो गवर्नमेंट को इंटीमेट करना है, मगर आफ्टर मैरिज, ठीक है। दे मस्ट इन्फॉर्म द गवर्नमेंट इमीडिएटली फोर्थविथ, ऐसे नहीं कि प्रायर परमिशन लेना है। इसको गवर्नमेंट सर्वेंट मैरी कर सकता है जो वो सपोज फॉरेन सिटीजन है, मगर मैरिज इमीडिएटली मैरिज करने के बाद गवर्नमेंट को इंटीमेट करना है, ठीक है। तो इसमें एक पॉइंट दिया है, दिस इज प्राइमरली ए सिक्योरिटी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट टू इंश्योर देयर आर नो कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट और सिक्योरिटी रिस्क एसोसिएटेड विद द ऑफिशियल्स पोजीशन, ठीक है। तो ये थर्ड वन 21(3) रिलेटेड टू द फॉरेन नेशनलिटीज के ऊपर है, ठीक है। तो इसमें 3 सबसेक्शन है। फर्स्ट वन प्रोहिबिशन ऑफ बाइगामी, सेकेंड वन एक्सेप्शनल केसेस जहां पर सेकेंड मैरिज अलाउ है, थर्ड वन यदि फॉरेन सिटीजन को गवर्नमेंट सर्वेंट मैरिज करता है तो आफ्टर मैरिज इमीडिएटली इंटीमेट टू द गवर्नमेंट, राइट। नेक्स्ट वन रूल 22, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रूल पोजीशन को आप देखिए। रूल 22, इट इज कंजप्शन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स रिलेटेड है, ठीक है। तो इसमें रूल पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। रूल 22, आप सबसेक्शन ए देखिए, फॉलो द लॉ, ही और सी मस्ट स्ट्रिक्टली ओबे ऑल लॉज रिलेटेड टू इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स और ड्रग्स इन द एरिया वेयर पोस्टेड। जिस एरिया में गवर्नमेंट सर्वेंट पोस्टेड है, वहां पर इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स और ड्रग्स रिलेटेड लॉज है, उसको स्ट्रिक्टली ओबे करना है, ठीक है। सपोज एक स्टेट जैसे गुजरात में आपका लिकर बैन है, ठीक है, उसका जो लॉ है आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। कि जैसे बिहार में आप काम कर रहे हो और वहां पर बैन है, लिकर बैन है, तो उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। तो जिस एरिया में काम कर रहे हो वहां पर जो लॉज है रिलेटेड टू द इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स और ड्रग्स, वो जो लॉज है स्ट्रिक्टली मस्ट बी इट मीन्स अवॉइडेड बाय द गवर्नमेंट सर्वेंट, राइट। 22 सबसेक्शन बी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नो इन्फ्लुएंस ड्यूरिंग ड्यूटी रिलेटेड बोल रहा है। ही और सी मस्ट नॉट बी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल और ड्रग्स व्हाइल ऑन ड्यूटी। ड्यूटी के टाइम में गवर्नमेंट सर्वेंट, कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट, इट मीन्स अल्कोहल और ड्रग्स कंडीशन में काम नहीं कर सकता, याद रखिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ड्यूटी टाइम एक्चुअली वेरी स्ट्रिक्टली द गवर्नमेंट सर्वेंट should not take alcohol or drugs and it means do normal work in the office. It is not allowed. First one. Next one, ensure that the performance of official duties is not affected at any time due to such consumption. क्योंकि ये कंजप्शन के वजह से जो ऑफिशियल ड्यूटीज है वो अफेक्ट होगा। तो इसमें क्लियरली दे दिया कि इस कंजप्शन के वजह से जैसे ऑफिशियल ड्यूटीज का जो परफॉर्मेंस है वो एडवर्सली अफेक्ट नहीं होगा।
तो उसमें बहुत क्लियरली 22 सबसेक्शन बी बोल रहा है कि ड्यूटी टाइम में आप कोई भी इंटॉक्सिकेटिंग प्रोडक्ट नहीं लेना है, जैसे इट मीन्स अल्कोहल और ड्रग्स आपको नहीं लेना है। ठीक है, तो यहां पर दो पॉइंट है कि डज नॉट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल और ड्रग्स व्हाइल ऑन ड्यूटी, और सेकेंड वन आपका ऑफिशियल ड्यूटीज अफेक्ट नहीं होगा ड्यू टू सच कंजप्शन। तो इट मीन्स ओवरऑल ये है कि आपको नहीं लेना है when you are in official duty, when you are functioning in the office, actually when you are normally doing your work in the office, then you should abstain yourself from this type of consumption। ये 22 सबसेक्शन बी बोल रहा है। नेक्स्ट वन आप देखिए रूल 22 सबसेक्शन डबल बी, नो कंजप्शन इन पब्लिक प्लेस। ओके, कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट पब्लिक प्लेस में अल्कोहल और ड्रग्स कंज्यूम नहीं कर सकता, ये क्लियर दिया है। ही और सी मस्ट नॉट कंज्यूम अल्कोहल और ड्रग्स इन ए पब्लिक ऑफिस, इन ए पब्लिक प्लेस, इन ए पब्लिक प्लेस। कोई भी पब्लिक प्लेस क्या है, सपोज आपका डिफरेंट, चाहे बस हो, चाहे ट्रेन हो, चाहे मार्केट हो, चाहे सिनेमा हॉल हो, ठीक है, और चाहे रेस्टोरेंट्स हो, ठीक है, चाहे जो होटल का डाइनिंग हो, क्योंकि जहां पर पब्लिक एक्सेस करते हैं, ठीक है, जहां पर पब्लिक एक्सेस करते हैं वहां पर गवर्नमेंट सर्वेंट को प्रिवेंट फ्रॉम कंजप्शन ऑफ अल्कोहल और ड्रग्स। सेक्शन 22C देखिए, नो इंटॉक्सिकेटेड अपीयरेंस इन पब्लिक। कभी कभी क्या है, गवर्नमेंट सर्वेंट एक्चुअली अल्कोहल लिया है और वो पब्लिक प्लेस को चला गया और लोग डिटेक्ट कर रहे हैं, पब्लिक प्लेस में लोग डिटेक्ट कर रहे हैं कि ही इज द गवर्नमेंट सर्वेंट एंड ही has taken liquor, he has taken drugs, okay, and he is not in normal condition, he is in abnormal condition, okay, so he or she must not appear in a public place in a drunken or in intoxicated condition, ये 22C बोल रहा है। तो इसमें थोड़ा फर्क देखिए, जो 22 सबसेक्शन डबल बी है वो बोल रहा है पब्लिक प्लेस में आप कंज्यूम नहीं कर सकते, गवर्नमेंट सर्वेंट पब्लिक प्लेस में कंज्यूम नहीं कर सकता डायरेक्टली, और 22 सबसेक्शन सी बोल रहा है कि आप कोई भी पब्लिक, सपोज आप गवर्नमेंट सर्वेंट हो, कोई भी समय आप पब्लिक प्लेस में, सपोज आप ड्रंकन कंडीशन में कि इंटॉक्सिकेटिंग कंडीशन में आप अपीयर नहीं हो सकते, ठीक है। नो, ये दोनों पब्लिक प्लेस रिलेटेड है, 22 सबसेक्शन डबल बी, 22C। 22D नो एक्सेसिव यूज, 22 सबसेक्शन डी, चाहे पब्लिक प्लेस हो कि प्राइवेट प्लेस हो, ये बेसिकली ये प्राइवेट प्लेस को एम्फासाइज किया है, नो एक्सेसिव यूज। आप प्राइवेट प्लेस में यूज कर सकते हो, मगर जैसे आपका घर में आप ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर आप बाहर आ गए एक्सेसिव लेके, आप बाहर आ गए तो आपका नेबरहुड है ना, है कि नहीं, तो वहां पर इमेज खराब होगा कि आप गवर्नमेंट सर्वेंट हो और एक्सेसिव लेके ऐसे कर रहे हो। तो यहां पर नो एक्सेसिव यूज, ही और सी, ये बेसिकली प्राइवेट प्लेस को एम्फासाइज कर रहा है, he or she must not use intoxicating drinks or drugs excessively even in private place, ठीक है। तो ये जो सेक्शंस को याद रखना है, कभी कभी क्या है, आप पब्लिक प्लेस में गवर्नमेंट सर्वेंट एक्चुअली शुड नॉट कंज्यूम इट मींस अल्कोहल और शुड नॉट टेक ड्रग्स, कि ही डज नॉट अपीयर, सपोज बाय टेकिंग लिकर की बाय टेकिंग ड्रग्स एक्चुअली ही शुड नॉट अपीयर इन द पब्लिक प्लेसेस, और ये दोनों पब्लिक प्लेस रिलेटेड है 22BB और 22C। मगर जो 22D है, नो एक्सेसिव यूज पर्टिकुलरली प्राइवेट प्लेस में, प्राइवेट प्लेस में अलाउ है, आप ले सकते हो, मगर यू डोंट टेक एक्सेसिव, ओके। तो ये प्राइवेट प्लेस में बैन है 22 नो एक्सेसिव यूज। अच्छा, पब्लिक प्लेस में यहां पर क्या क्या आता है, यहां पर दे दिया है, अब देखिए, एनी प्लेस इंक्लूडिंग व्हीकल्स वेयर द पब्लिक हैज एक्सेस वेदर फ्री और ऑन पेमेंट, चाहे कोई भी व्हीकल्स हो, ओके, इंक्लूडिंग व्हीकल्स वेयर ऑन पब्लिक हैज एक्सेस, जहां पर जो प्लेस में, एनी प्लेस इंक्लूडिंग व्हीकल्स जहां पर पब्लिक एक्सेस है, एग्जांपल्स रोड्स, पार्क्स, बसेस, ट्रेन्स, रेस्टोरेंट्स, होटल्स, क्लब्स, मार्केट्स एटसेट्रा, जहां पर पब्लिक एक्सेस है, इजीली द पब्लिक कैन एक्सेस दोज प्लेसेस, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। अच्छा, यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया है, एक क्लब इवन इफ मींट ओनली फॉर द मेंबर्स, एक क्लब है जहां पर ओनली मेंबर्स के लिए वो अलाउ है, बट कभी कभी क्या है,
जो मेंबर्स है वो उनका गेस्ट को बुला दिए, ठीक है, वो जो क्लब है ओनली मेंबर्स के लिए है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर अभी मेंबर्स ने क्या किया, गेस्ट लोगों को बुला दिया, तो वो क्या हो जाएगा, पब्लिक प्लेस हो जाएगा। जब आप गेस्ट बुला देंगे, it is exclusively, actually the club is exclusively for the members, but when the members invite actually guest, then automatically it is treated as public place. नेक्स्ट वन, गवर्नमेंट सर्वेंट शुड नॉट कंज्यूम अल्कोहल। ये देखिए, इसके ऊपर थोड़ा आराम से देखिए, पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एट ऑफिशियल पार्टीज अरेंज्ड बाय फॉरेन मिशंस, वेदर द पार्टी इज इनसाइड मिशन प्रीमाइसेस और रिजर्व्ड हॉल्स और लॉन्ग्स। जो ऑफिशियल पार्टीज एक्चुअली अरेंज्ड बाय फॉरेन मिशंस, जो पार्टी वो एक्चुअली उनका मिशन का प्रीमाइसेस में हो रहा है कि वो एक रिजर्व्ड हॉल्स और लॉन्ग्स में हो रहा है, तो उसमें वो ले सकते हैं, जो फॉरेनर्स है वो ले सकते हैं, मगर आज ए गवर्नमेंट सर्वेंट आप नहीं ले सकते, ठीक है, वो फॉरेनर्स ले सकते हैं। फॉरेन मिशन वो पार्टी अरेंज कर रहा है और आपको इनवाइट किया है, वहां पर वो ले सकते हैं, क्योंकि फॉरेन मिशन का प्रीमाइसेस हो कि कोई सेपरेट रिजर्व हॉल हो, जो फॉरेन एम्प्लॉयज है वो ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर जो हमारा जो ऑफिशियल एम्प्लॉयज है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, वो नहीं ले सकते। नेक्स्ट वन, 8 पार्टीज अरेंज्ड बाय गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। कुछ कुछ समय क्या होता है, चाहे गवर्नमेंट हो कि सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, वो फॉरेनर्स का एंटरटेनमेंट के लिए पार्टी अरेंज करते हैं, ठीक है, तो वहां पर भी जो हमारा गवर्नमेंट सर्वेंट है वो कंज्यूम नहीं कर सकते, क्योंकि एंटरटेनमेंट प्रोग्राम उनके लिए है, तो वहां पर जो फॉरेन बेसिकली एम्प्लॉयज है वो ले सकते हैं, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर यदि हम इनवाइट कर रहे हैं फॉरेनर्स का एंटरटेनमेंट के लिए, मगर वहां पर जो हमारा जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय, जो हमारा जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स है वो नहीं ले सकते, ओके, कोई भी जैसे लिकर और नहीं ले सकते, ठीक है, दे डू नॉट कंज्यूम लिकर। तो ऑल पार्टीज अरेंज्ड बाय गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस वेयर फॉरेनर्स आर एंटरटेन्ड और द पार्टीज होस्टेड बाय अदर्स, इसमें भी जो हमारा गवर्नमेंट ऑफिसर्स है, ओके, दे शुड नॉट कंज्यूम अल्कोहल। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज आर एक्सपेक्टेड टू कंप्लीटली रिफ्रेन, यहां पर दे दिया जी कि जहां पर हो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज कंप्लीटली रिफ्रेन फ्रॉम ड्रिंकिंग अल्कोहल एट ऑफिशियल और सेमी ऑफिशियल इवेंट्स, कोई भी ऑफिशियल इवेंट्स हो, चाहे ऑफिशियल सेमी ऑफिशियल इवेंट्स, कंप्लीटली इट इज बैंड फॉर द गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, ठीक है। कभी कभी फॉरेनर्स जो फॉरेन एम्प्लॉइज है उनका एंटरटेनमेंट के लिए होता है, तो वो लिकर कंज्यूम करते हैं। कभी कभी फॉरेन मिशन इनवाइट करता है गवर्नमेंट ऑफिसर्स को, मगर वो वहां पर फॉरेन ऑफिसर्स जो है वो कंज्यूम कर सकते हैं लिकर, मगर हमारा गवर्नमेंट ऑफिसर्स नहीं कर सकते। तो आपको याद रखना है कि ईच एंड एवरी टाइम आवर गवर्नमेंट ऑफिसर्स, चाहे वो ऑफिशियल पार्टी हो कि सेमी ऑफिशियल पार्टी हो कि एनी अदर इवेंट एक्चुअली ऑर्गेनाइज्ड बाय द मिशन, फॉरेन मिशंस, but our officers, they should not consume alcohol, they should abstain, they should refrain from consumption of alcohol, ठीक है। 22A रूल पोजीशन को देखिए, प्रोहिबिशन रिगार्डिंग एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है, तो उसमें क्लियर मेंशन है, नो गवर्नमेंट सर्वेंट शाल एम्प्लॉय टू वर्क एनी चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स, ओके, कोई भी चाइल्ड जो जिनका एज लेस देन 40 ईयर्स है उनको हम कोई भी काम में नहीं लगा सकते, ओके, आज ए गवर्नमेंट सर्वेंट। तो यहां पर देखिए, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986, ये 1986 ये एक्ट के ऊपर आता है, ये ईयर को याद रखिए, प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986, द सेंट्रल गवर्नमेंट इशूड ए नोटिफिकेशन डेटेड 10th जुलाई 2006, वो इफेक्टिव फ्रॉम 10 अक्टूबर 2006 टू स्ट्रेंथन चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन, एंड इसमें क्लियरली मेंशन है कि व्हाट इज न्यूली प्रोहिबिटेड। द एक्ट एडेड मोर ऑक्यूपेशंस वेयर चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर्स आर स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड टू वर्क, जैसा कुछ ऑक्यूपेशंस एक्चुअली ऐड किया गया है जहां पर लेस देन 14 ईयर्स चाइल्ड को अलाउ नहीं है काम करने के लिए। क्या है न्यूली एडेड में? डोमेस्टिक वर्क, चिल्ड्रन कैनॉट बी एम्प्लॉयड एज हाउस सर्वेंट्स और डोमेस्टिक वर्कर्स, hospitality services sector, hotels, motels, roadside eateries, whatever, restaurants, tea shops, resorts, spas, recreational centers, ये सभी में लेस देन 14 ईयर चाइल्ड को एम्प्लॉय नहीं किया जा सकता, रिक्रूट नहीं किया जा सकता, उनको अलाउ नहीं किया जाएगा काम करने के लिए, ओके, क्लियर, ये सब ऐड हुआ है। यदि होगा तो पनिशमेंट यहां पर दे दिया है,
वायोलेशन आप फाइन अप टू ₹20,000 और इम्प्रिजनमेंट अप टू 1 ईयर और बोथ पनिशमेंट है। तो जो भी यदि लेस देन 14 ईयर चाइल्ड को एंगेज किया जाता है तो मैं आप वो प्लेसेस को बताया, यदि वो प्रोहिबिशन होता है, वायोलेशन होता है, तो फाइन अप टू ₹20,000 और इम्प्रिजनमेंट अप टू 1 ईयर और बोथ। ओके, इसमें इम्पैक्ट है, इम्पैक्ट ऑन गवर्नमेंट सर्वेंट्स फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एम्प्लॉइंग ए चाइल्ड बिलो 14 इज ए लीगल ऑफेंस अंडर द चाइल्ड लेबर एक्ट में एक लीगल ऑफेंस है। कंडक्ट रूल का वायोलेशन हो रहा है, जो कंडक्ट रूल का जो रूल 22A है, और इसमें दिस कैन लीड टू डिपार्टमेंटल और डिसिप्लिनरी एक्शन और लीगल एक्शन अंडर द लॉ। यदि हमारा कंडक्ट रूल वायोलेट होता है तो हमारा डिसिप्लिनरी एक्शन जो डिपार्टमेंटल एक्शन है, और जो चाइल्ड लेबर एक्ट को वायोलेट करता है तब लीगल एक्शन अंडर द लॉ है। ठीक है। रूल 23 इसमें ज्यादा कुछ नहीं, इंटरप्रिटेशन का बात है। यदि कोई सपोज जो कंडक्ट रूल्स है उसमें कुछ रिलैक्सेशन, कुछ रूल्स में रिलैक्सेशन चाहिए कि सपोज कुछ ऐसा डिफिकल्टीज है उसको हम रिमूव करेंगे, तो ये सब चीज जब क्वेश्चन रेज होगा ओनली उसको सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकता है। ओके, रिपोर्ट टू द गवर्नमेंट, ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट एक्चुअली उसको समीक्षा कर सकता है और कोई भी नहीं। ओके, एनी अदर सपोज एनी सबऑर्डिनेट अथॉरिटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट की हेड ऑफ द डिपार्टमेंट की एनी अदर ऑफिसर, ओके, दे कैन नॉट इंटरप्रेट, ओनली इंटरप्रिटेशन कर सकता है ओनली गवर्नमेंट। तो इंटरप्रिटेशन का मतलब यही है, कोई सपोज रूल थोड़ा स्ट्रिक्ट है उसको थोड़ा हम रिलैक्स करेंगे, कि सपोज कुछ ऐसा डिफिकल्टीज है उसको रिमूव किया जाएगा, तो ये किसके पास जाएगा? गवर्नमेंट के पास जाएगा, गवर्नमेंट ही, सेंट्रल गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगा यदि क्वेश्चन रेज होता है। ठीक है, और कोई भी और किसी को अलाउ नहीं है। ये रूल 23 है इंटरप्रिटेशन। रूल 24 है डेलीगेशन ऑफ पावर्स। डेलीगेशन ऑफ पावर्स में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, द गवर्नमेंट में इशू ए जनरल और स्पेशल ऑर्डर टू डेलीगेट मीन्स टू ट्रांसफर इट्स पावर्स और द पावर्स ऑफ ए हेड ऑफ द डिपार्टमेंट टू अनदर स्पेसिफाइड ऑफिसर अथॉरिटी। तो डेलीगेशन मीन्स वन टाइप ऑफ ट्रांसफर। गवर्नमेंट का जो जनरल और स्पेशल ऑर्डर से वो जो सपोज पावर है हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के पास है, अभी उसको ट्रांसफर किया जाएगा एनी अदर ऑफिसर और अथॉरिटी को। ठीक है, तो ये एक्चुअली द गवर्नमेंट इश्यू करता है, जनरल ऑर्डर और स्पेशल ऑर्डर इश्यू करता है। ठीक है, हो सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सपोज एचओडी के पास पावर है और कोई ऑफिसर को वो ट्रांसफर किया जाएगा, ओके, वो डेलीगेशन पावर को, तो इसमें एक ऑर्डर चाहे जनरल ऑर्डर गवर्नमेंट इश्यू करेगा, नहीं तो स्पेशल ऑर्डर इश्यू करेगा, ये हो सकता है। सब्जेक्ट सच डेलीगेशन में बी सब्जेक्ट टू सर्टन कंडीशंस एंड मस्ट बी क्लियरली मेंशन्ड इन द ऑर्डर। जो सपोज गवर्नमेंट इशू करता है जनरल ऑर्डर की स्पेशल ऑर्डर इसके लिए, तो उसमें सर्टन कंडीशंस है, इस कंडीशंस के वजह से एक्चुअली ये पावर को डेलीगेट किया गया, ट्रांसफर किया गया, और ऑर्डर में क्लियरली मेंशन होगा। ठीक है, सर्टन कंडीशंस, और वो कंडीशंस क्लियरली मेंशन होगा रीजन के साथ। मगर यहां पर दो चीज याद रखिए, इसमें जो अंडर रूल 23 में बताया इंटरप्रिटेशन, उसमें जो पावर है वो वहां पर पावर ट्रांसफर नहीं हो सकता, ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है वहां पर पावर, और किसी को वो ट्रांसफर नहीं किया जाएगा और कोई भी ऑफिसर उसको इंटरप्रेट नहीं कर सकता, ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यहां पर एक्चुअली जो डेलीगेशन पावर है यहां पर ट्रांसफर नहीं होगा। ठीक है, डेलीगेशन ऑफ पावर को यहां पर ट्रांसफर नहीं होगा। ठीक है, और एक है पावर्स अंडर दिस, इसी केस में सपोज गवर्नमेंट ने ट्रांसफर किया, गवर्नमेंट ने सपोज हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के पास पावर है, अभी और कोई ऑफिसर को डेलीगेशन पावर को ट्रांसफर किया गया, मगर वो ऑफिसर और किस ऑफिसर को ट्रांसफर नहीं कर सकता, क्योंकि ओनली ट्रांसफर कौन किया? गवर्नमेंट किया, और फिर स्पेसिफिक कंडीशंस दे दिया कि इस रीजन के वजह से ट्रांसफर किया गया, मगर वो जिस ऑफिसर के पास ट्रांसफर हुआ वो और किसको ट्रांसफर नहीं कर सकता। ठीक है, क्लियर? तो ये दो चीज को आप देख लीजिए। नेक्स्ट वन, कुछ ऐसे जो पावर्स, जो रूल 23 में इंटरप्रिटेशन का बात है, तो कोई भी समीक्षा होगा, जैसे कंडक्ट रूल्स में कोई भी सपोज उसमें कुछ मोर रेस्ट्रिक्शन है, थोड़ा रिलैक्सेशन चाहिए, कुछ डिफिकल्टीज है उसको रिमूव करना चाहिए, वो क्वेश्चन रेज होगा, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट उसका जो डेलीगेशन पावर है और किसको ट्रांसफर नहीं करेगा, जैसे कोई उसका सबऑर्डिनेट अथॉरिटी की हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, इनको किसी को भी वो डेलीगेशन पावर को इंटरप्रेट करने के लिए उनको ट्रांसफर नहीं करेगा, ओनली इंटरप्रिटेशन मीन समीक्षा ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहेगा। ठीक है, और नेक्स्ट वन है यहां पर जो डेलीगेशन पावर्स अंडर द डेलीगेशन ऑफ पावर्स में बताया अभी जो रूल 24 में,
कभी कभी गवर्नमेंट जनरल ऑर्डर और स्पेशल ऑर्डर के माध्यम से वो जो डेलीगेशन पावर है ट्रांसफर होता है, ओके, अदर ऑफिसर को, मगर जिस ऑफिसर को ट्रांसफर हुआ वो और किस ऑफिसर को ट्रांसफर नहीं कर सकता, ठीक है, वही चीज है। ये दो चीज को आपको थोड़ा ध्यान देना है। और लास्ट रूल देखेंगे, रिपील एंड सेविंग, रूल 25। उसमें क्या है, जो जितना भी अर्लियर रूल्स था, इसको बोलते हैं सीसीएस कंडक्ट रूल्स 1964, उसके पहले जो भी रूल्स था उस सबको रिपील कर दिया गया। मगर इसमें याद रखना है, ओल्ड रूल्स आर कैंसल्ड, बट जो ओल्ड में जो एक्शंस था, ऑर्डर्स था, वो कैंसिल नहीं हुआ है। जो ओल्ड रूल्स जो 19, ये तो सीसीएस कंडक्ट रूल 1964 है, उसके पहले जो भी ओल्ड रूल्स था सबको कैंसिल कर दिया गया, मगर उस समय जो पास्ट एक्शंस था, ऑर्डर्स था, उसको कैंसिल नहीं किया गया, वो इट रिमेन्स वैलिड एंड पनिशेबल, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। और इसमें अभी हम 10 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ये जो रूल 21 to 25। यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, What two conditions must be satisfied for the central government to permit a bigamous marriage for a government servant? मैं बताया था, तो bigamous marriage के लिए 2 conditions, एक है पर्सनल लॉ अलाउ करता है और एक है अदर कुछ जस्टिफाइबल कंडीशंस है। ये 2 केस में bigamous मैरिज हो सकता है और अदर केस में नहीं। तो आप यहां पर देखिए जो ऑप्शंस दिया गया है, फर्स्ट ऑप्शन, द फर्स्ट मैरिज हैज बीन फंक्शनली सेपरेटेड फॉर ओवर 5 years, financial stability of the servant and consent of the current spouse, the marriage is permitted under applicable personal law and there are other valid grounds for doing so, यही होगा करेक्ट आंसर होगा। The servant is on a long term foreign assignment and the second spouse is an Indian national, तो ओनली यहां पर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, ए गवर्नमेंट सर्वेंट marries a person who is not an Indian national according to rule 21(3) of CCS conduct rules 1964, what is the servant's immediate obligation? मैं बताया था, यदि कोई गवर्नमेंट सर्वेंट फॉरेन नेशनल को मैरिज करता है तो वो मैरिज के बाद इमीडिएटली गवर्नमेंट को इंटीमेट ओनली करेगा, ओके। तो ये बहुत देखिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, इंटीमेट द फैक्ट टू द गवर्नमेंट इमीडिएटली, माने इट मींस आफ्टर मैरिज, फोर्थविथ, नॉट बिफोर। अप्लाई फॉर ए चेंज इन सिटीजनशिप, रिजाइन फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विस इमीडिएटली, अप्लाई फॉर प्रायर परमिशन, कोई प्रायर परमिशन का जरूरत नहीं, मैरिज के बाद, वहां पर दिया था फोर्थविथ, मैरिज के बाद इमीडिएटली गवर्नमेंट को इंटीमेट कर देना है कि मैं जिसको मैरिज किया वो इंडियन सिटीजन नहीं है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, what does rule 22b of CCS conduct rules 1964 specifically prohibit regarding the consumption of intoxicants? में बताया था, 2 सेक्शन में बताया था पब्लिक प्लेस रिलेटेड, 22BB और 22C। 22BB में क्या है, आप पब्लिक प्लेस में अल्कोहल और ड्रग्स आप कंज्यूम नहीं कर सकते, पब्लिक प्लेस में आप नहीं कर सकते, दोज प्लेसेस एक्चुअली इजीली accessible for the public, in that place the government servant cannot consume अल्कोहल और ड्रग्स, ये यही था, ओके। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, कंज्यूमिंग एनी इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक और ड्रग इन ए पब्लिक प्लेस, इसी का यहां पर प्रोहिबिशन है, ठीक है। और एक बताया था 22C में, क्या बताया था कि आप जैसे इंटॉक्सिकेटिंग प्रोडक्ट लाइक जो आप अल्कोहल की, आप ड्रग्स लेके आप पब्लिक प्लेस में आप अपीयर नहीं हो सकते। पब्लिक आप देखेंगे कि गवर्नमेंट सर्वेंट है और यहाँ पर ऐसे abnormal कंडीशन में घूम रहा है और बाय टेकिंग लिकर एंड टेकिंग ड्रग्स एंड मूविंग इन पब्लिक प्लेसेस, so your image would be tarnished. The people actually, the public actually, they do not believe on the government servant, they lose their confidence on the government servant, आप समझ रहे कि नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, if a dispute or question arises regarding the interpretation of the CCS rules conduct rules, who holds the final decision making power? मैं बताया था इसको, रूल 23 आप देखिए CCS conduct rules का, तो इंटरप्रिटेशन ओनली द गवर्नमेंट, ओके। इंटरप्रिटेशन मींस ओनली कोई क्वेश्चन अराइज होता है तो उसका समीक्षा ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, a government servant is found to be under the influence of an intoxicating drug
ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स विथ स्पेसिफिक क्लॉज। आप देखा होगा कभी भी आप ऑफिशियल आवर में जब ऑफिशियल का काम कर रहे हो वहां पर आप कोई भी इंटॉक्सिकेटिंग जैसे लिकर की ड्रग्स आप लेके काम नहीं कर सकते। ओके, यू शुड रिफ्रेन फ्रॉम एक्चुअली दिस टाइप ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग प्रोडक्ट व्हेन यू इन्वॉल्व इन ऑफिशियल वर्क, बेसिकली ऑफिशियल वर्किंग आवर्स इन द ऑफिशियल ड्यूटी। इन ऑफिस ड्यूटी यू शुड रिफ्रेन फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स। तो ये जो ऑप्शन है ये बताया था 22B में। अब देखिए, ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ए गवर्नमेंट सर्वेंट इज फाउंड टू बी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन क्योंकि इसमें दो चीज है, जब आपका ऑफिशियल आवर है वहां पर आप कोई भी इंटॉक्सिकेटिंग लिकर की ड्रग्स लेके आप काम नहीं कर सकते, और एक आपका ये सब चीज लेके आपका जैसे ऑफिशियल वर्क अफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, ये दो चीज था, तो रूल 22B है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, यहां पर स्टेटमेंट है, हम करेक्ट स्टेटमेंट को डिटेक्ट करेंगे। ठीक है, 4 स्टेटमेंट्स गिवन regarding the marriage. A government servant is strictly prohibited from contracting a marriage with a person who has a living spouse regardless of personal laws. So regardless of personal laws के हिसाब से आप सेकेंड मैरिज कर सकते हो। ओके, तो यहां पर ये गलत है, रिगार्डलेस बोला है पर्सनल, ये गलत है। द सेंट्रल गवर्नमेंट में परमिट ए बाइगामस मैरिज इफ इट इज सर्टिफाइड दैट सच ए मैरिज इज परमिसिबल अंडर द पर्सनल लॉ ऑफ बोथ पार्टीज, ये करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है। इफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट मैरिज ए फॉरेन नेशनल दे मस्ट ऑब्टेन प्रायर परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट बिफोर द वेडिंग। नहीं, प्रायर परमिशन जरूरत नहीं है, जस्ट मैरिज के बाद आप गवर्नमेंट को इंटीमेट करना है। फोर्थ स्टेटमेंट, अदर ग्राउंड्स बिसाइड्स पर्सनल लॉ मस्ट एग्जिस्ट फॉर द गवर्नमेंट टू ग्रांट एन एग्जेम्पशन फॉर ए सेकेंड मैरिज, ये ठीक है। तो ऑप्शन 2 और 4, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, यहां पर भी हम देखेंगे करेक्ट आंसर। अगेन 4 स्टेटमेंट्स गिवन, which of the following statements are true according to rule 22 of the CCS conduct rules 1964? A government servant must follow local laws regarding intoxicants only when they are on official duty. ऐसा नहीं है, जो लोकल एरिया में आप काम कर रहे हो वहां पर जो लॉज है रिलेटेड टू द लिकर और ड्रग्स उसको आपको कंप्लीटली अवॉइड करना है। ऐसा नहीं है कि ओनली ऑफिशियल टाइम में मैं करूंगा और अदर टाइम में मैं नहीं करूंगा, ऐसा नहीं है। तो फर्स्ट गलत है। कंजप्शन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स इज प्रोहिबिटेड इन एनी प्लेस टू व्हिच द पब्लिक हैज एक्सेस इंक्लूडिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट, करेक्ट है। ए गवर्नमेंट सर्वेंट इज ओनली प्रोहिबिटेड फ्रॉम बीइंग इंटॉक्सिकेटेड इन पब्लिक, दे आर परमिटेड टू यूज ड्रग्स और ड्रिंक्स टू एक्सेस इन प्राइवेट, ये गलत है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप एक्सेस एक्सेस चीज जब बताया वो प्राइवेट, कोई प्राइवेट प्लेसेस में आप एक्सेस नहीं ले सकते। ठीक है, पब्लिक प्लेसेस तो दो चीज बताया था, मैं बताया था पब्लिक प्लेस में आप कंज्यूम नहीं कर सकते कि अपियर नहीं हो सकते, और एक बताया था कि एक्सेस, जब एक्सेस टेकिंग एक्सेस ड्रग्स की एक्सेस लिकर इन प्राइवेट प्लेसेस आल्सो इट इज बैंड। द रूल मैंडेट्स दैट ए सर्वेंट मस्ट एंश्योर देयर परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज is never affected by the influence of any drug or drink, ये करेक्ट है। ओके, ड्यूटी इज नेवर अफेक्टेड, तो ऑप्शन 2 और 4 करेक्ट वन, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन को स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ना है, रीड करना है और रूल पोजीशन को रिमेंबर करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, विथ रेफरेंस टू इंटरप्रिटेशन एंड डेलीगेशन ऑफ सीसीएस कंडक्ट रूल्स कंसीडर दिस स्टेटमेंट्स, इनकरेक्ट स्टेटमेंट को हम डिटेक्ट करेंगे जो करेक्ट नहीं है। If a dispute arises regarding the meaning of a rule, the decision of the departmental head is final. नहीं, ऐसा कोई नहीं, कोई डिस्प्यूट अराइज होता है वहां पर इंटरप्रिटेशन जो समीक्षा का बात आएगा ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट। ए गवर्नमेंट हैज द पावर टू डेलीगेट द अथॉरिटी टू इंटरप्रेट दीज रूल्स टू ए लोअर अथॉरिटी टू स्पीड अप एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस, ये नहीं है। ऐसा नहीं कि इंटरप्रिटेशन के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट और कोई सबऑर्डिनेट अथॉरिटी को पावर देगा टू स्पीड अप द एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस, नहीं होगा। इंटरप्रिटेशन जो भी क्वेश्चन रेज होगा रिलेटेड टू द कंडक्ट रूल्स वो उसको ओनली सट आउट और उसके ऊपर जो एक्शन लेगा ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट। थर्ड पॉइंट है कि थर्ड स्टेटमेंट है, द गवर्नमेंट में डायरेक्ट दैट एनी पावर एक्सरसाइजेबल बाय इट अंडर दीज रूल्स बी एक्सरसाइज्ड बाय ए स्पेसिफाइड अथॉरिटी
विथ 2 स्पेसिफिक एक्सेप्शंस, ये करेक्ट है, क्योंकि आप देख लीजिए डेलीगेशन ऑफ पावर्स जो रूल 24 में मेंशन है कि जनरल ऑर्डर की स्पेशल ऑर्डर में डेलीगेशन ऑफ पावर ट्रांसफर हो सकता है और कोई अथॉरिटी को, जैसे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के पास है, उसको सर्टन पीरियड ऑफ टाइम के लिए गवर्नमेंट उसका जो जनरल ऑर्डर स्पेशल ऑर्डर में उसको ट्रांसफर कर सकता है, मगर 2 एक्सेप्शनल कंडीशंस वहां पर मैं बोला था। एक है इंटरप्रिटेशन नहीं हो सकता डेलीगेशन ऑफ पावर्स में, ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, और वो और किसको सबऑर्डिनेट अथॉरिटी को नहीं देगा कि आप इंटरप्रेट करके इमीडिएटली उसको क्वेश्चन को सॉल्व करो, ऐसा नहीं होगा। और एक मैं बताया था जो खुद का रूल है, जैसे गवर्नमेंट डेलीगेशन ऑफ पावर को ट्रांसफर कर दिया हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से और कोई ऑफिसर को, मगर वो ऑफिसर और किसी ऑफिसर को वो ट्रांसफर नहीं कर सकता, ठीक है नहीं। एम्प्लॉयमेंट ऑफ ए चाइल्ड बिलो 14 ईयर्स ऑफ एज इज ए डायरेक्ट वायोलेशन ऑफ रूल 22 है, ये भी करेक्ट है। तो इनकरेक्ट पूछा है ऑप्शन 1 एंड 2, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 9, सिलेक्ट द करेक्ट कोड। अच्छा ठीक है, बेस्ड ऑन द एक्सप्लेनेशन अंडर रूल 22 ऑफ सीसीएस कंडक्ट रूल्स 1964, अच्छा पब्लिक प्लेस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी कैटेगराइज्ड एज ए पब्लिक प्लेस? ए गवर्नमेंट ओन्ड बस और एयरक्राफ्ट, ये पब्लिक प्लेस में आएगा। प्राइवेट सिनेमा हॉल वेयर एंट्री इज रेस्ट्रिक्टेड बाय टिकट, पब्लिक प्लेस आएगा। ए पब्लिक पार्क वेयर नो एंट्री फी इज चार्ज, पब्लिक प्लेस आएगा। ए पर्सनल कैबिन विद इन ए गवर्नमेंट ऑफिस ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स, ये पब्लिक प्लेस में नहीं आएगा, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफिस में पर्सनल कैबिन है, तो पर्सनल कैबिन है मीन्स उसका रूम है, बिना परमिशन से तो आप वहां पर किसी को अलाउ नहीं किया जाएगा, तो ये पब्लिक प्लेस नहीं है। पब्लिक प्लेस क्या है? विदाउट परमिशन इट मीन्स द पीपल दे कैन एक्सेस द एरिया, चाहे कोई भी व्हीकल्स हो, चाहे मार्केट हो, चाहे सिनेमा हॉल हो, ठीक है, तो चाहे पार्क हो, चाहे टिकट हो कि बिना टिकट, चाहे एंट्री टिकट है कि एंट्री टिकट नहीं है, मगर वो पर माने परमिशन है, पब्लिक एक्सेस कर सकते हैं। मगर कोई पर्सनल ऑफिस के अंदर पर्सनल कैबिन है तो वो पब्लिक प्लेस नहीं होगा, ठीक है, वहां पर उसके अंदर जाने के लिए परमिशन लेना पड़ेगा। तो इसमें वो जो पूछा है पब्लिक प्लेस 1, 2 एंड 3, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। उसका लास्ट क्वेश्चन है, यहां पर भी करेक्ट स्टेटमेंट हम डिटेक्ट करेंगे। Consider the following statements regarding Rule 22 and its explanation. A public place includes any conveyance like a bus or train where the public is allowed on payment. ठीक है, a public place includes any conveyance like a bus or train where the public is allowed on payment. ठीक है, a government servant is permitted to consume alcohol in a private cabin at the workplace as long as no member of the public is present. Private cabin, क्योंकि ड्यूटी टाइम में आप कंज्यूम नहीं कर सकते। आप देख लीजिए रूल 22 सबसेक्शन बी में क्लियरली मेंशन है, व्हेन यू आर डूइंग योर वर्क आज गवर्नमेंट सर्वेंट एट दैट टाइम यू शुड नॉट कंज्यूम, तो ये यहाँ पर परमिटेड टू कंज्यूम, नो ये नहीं है, ड्यूटी टाइम में नहीं ले सकते। द डेफिनेशन ऑफ ए पब्लिक प्लेस इज प्रोवाइडेड स्पेसिफिकली टू क्लैरिफाई द रेस्ट्रिक्शन अंडर रूल 22, हाँ बी 22C, ये करेक्ट है। जो रूल 22 डबल बी था वो वहां पर बोल रहा है कोई पब्लिक प्लेस में आप कंज्यूम नहीं कर सकते लिकर और ड्रग्स, और 22C बोल रहा है कि आप इंटॉक्सिकेटिंग लिकर और ड्रग्स लेके आप अपीयर नहीं हो सकते पब्लिक प्लेस में, तो इसी से पब्लिक प्लेस का डेफिनेशन एक्चुअली अराइज होता है, तो ठीक है। बीइंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन इंटॉक्सिकेंट ड्यूरिंग ड्यूटी आवर्स इज ए वायोलेशन वेदर द सर्वेंट इज इन ए पब्लिक प्लेस और ए प्राइवेट ऑफिस। यहां पर दे दिया कि बीइंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन इंटॉक्सिकेंट ड्यूरिंग ड्यूटी आवर्स इज ए वायोलेशन, ठीक है, वेदर द सर्वेंट इज इन ए पब्लिक प्लेस और ए प्राइवेट प्लेस। ड्यूटी आवर्स का बात आ रहा है, वेदर द सर्वेंट इज इन ए पब्लिक प्लेस और ए प्राइवेट प्लेस बीइंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन, ये तो एक्चुअली वायोलेशन है, ये करेक्ट है, ठीक है। तो यहां पर जो करेक्ट आएगा 1, 3, 4 आएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये 10 क्वेश्चंस था। तो सो माय फ्रेंड्स, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर माय चैनल, लाइक माय चैनल, so that you can get notification for my upcoming videos.
सो प्लीज एक्चुअली शेयर माय चैनल टू योर फ्रेंड्स, दे कैन गेट बेनिफिट ऑल्सो। आज इतना ही है, थैंक यू एंड नमस्कार टू ऑल ऑफ यू।